अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फ़िलहाल मैं वियतनाम के कैपिटल हनोई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मुंबई से कल रात में मैंने सफ़र शुरू किया था। तो कल रात में जो है मुंबई से सफ़र शुरू हुआ, तो मुंबई से जब मैं निकला ईशा की नमाज़ के बाद में, तो मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे और मैं यहाँ पे पहुँचा सुबह फजर के वक्त में। तो फिर पूरा दिन भर हमने यहाँ पे आराम किए और आराम करने के बाद में जो है फिर अभी मैं वापस एयरपोर्ट पे जो है पहुँचा हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर वापस से हमारी रात में 11:30 बजे की ही फ़्लाइट है सियोल के लिए, जो साउथ कोरिया का कैपिटल है। अब चूँकि ये जो एयरलाइन मैंने वाया जो बुक किया हुआ हूँ ना, उसका मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी एयरलाइन बुक करने से आपको फ़ायदा क्या होता है। हालांकि मुझे जो है इसका पूरा ख़र्च मिलता है। आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से टिकट बुक करो तो असल में मैंने वीडियो पॉज किया था, वापस किया। असल में ये लोगों को देख लो आप, ये जो सब लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये लोग ये चाहते थे कि मेरे साथ में जो है फ़ोटो ले, उनकी पूरी फैमिली। आपने देखे होंगे पीछे अभी एक भाई साहब आके खड़े हुए थे, वो इसीलिए खड़े थे कि वो मुझे रोककर मेरे से रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि मेरी फैमिली आपके साथ फ़ोटो लेना चाहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, हम तो अल्लाह वाले हैं, बेस्वादों का क्या स्वाद हुआ। एक वाक़या है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक पीर साहब को उनके मुरीद ने दावत दिया और दावत देने के बाद में कहा कि हज़रत आप क्या खाएंगे, रोटी दूध के साथ में खाएंगे या फिर घी के साथ में खाएंगे। बोले भाई हम तो बेस्वादे लोग हैं, हमारा क्या स्वाद है। पहले हम रोटी को दूध में चूर लेंगे, फिर उसके बाद पूरा घी डाल के ऊपर से खाएंगे। तो हम भी भाई अल्लाह वाले लोग हैं, हमको कोई भी आके रिक्वेस्ट करे, अभी आप बच्चे खेल रहे हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, कोई भी हो, वो बेचारे चाहते थे। उन्होंने देखे दाढ़ी टोपी और अपने भारतीय कुर्ता पैजामे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो उनको लगा कि भाई इस इंसान के साथ में एक फ़ोटो लेना चाहिए। तो पूरी फैमिली आई मेरे पास में, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आपके साथ फ़ोटो लेना है। जो भाई साहब पीछे नज़र आ रहे थे एक्चुअल में वो उसी लिए आए थे। खैर, तो वो काम उनका हो गया, बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा की। तो हम लोगों ने जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। पहले लोगों को माइल करो अपने से, जब लोग माइल हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो बात है उससे उनको कायल करो। किसी को भी कोई जासूस मत समझो, किसी को भी अपना दुश्मन मत समझो, किसी को भी जो है ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश है, वो हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग, वैसा मत समझो। तो चूँकि मेरी हर टॉपिक के अंदर ये आदत होती है, मैं टॉपिक छोड़ के थोड़ा सा इधर उधर की सैर कर लेता हूँ, यानी इधर उधर की बातें हमारी हो जाती है, फिर मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, अभी मैं क्या करूँ, इस तरह से लोग मिल जाते हैं मुझे। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि मैंने जो है ये टिकट क्यों बुक किया। असल में पैसे तो मुझे हमारी वहाँ से मिल जाते हैं, जो मेरे दाई है उन लोगों की तरफ से सारा ख़र्चा वगैरह। लेकिन मेरी एक सोच ऐसी है कि भाई जब मैं अपने लिए, मेरे ख़ुद के लिए, जब मैं दुबई का टिकट बुक करता हूँ और उम्रे के लिए हमने जो तरकीब शुरू की है से सस्ते उम्रे वाली, तो उस टाइम पे हम भी सब लोगों को ये कहते हैं कि सस्ते से सस्ता टिकट बुक करो। तो हम अपने लिए सस्ते से सस्ता टिकट जो है वो चाहते हैं, और जब दूसरा ख़र्च दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महंगे वाली टिकट बुक करें। वरना मैं महंगे वाली भी टिकट बुक कर सकता था। डायरेक्ट जो है कोरियन एयरलाइंस से टिकट मिलती है मुंबई से, मगर वो आती है 70,000 रुपये की, 60,000 रुपये की। एयर चाइना की भी टिकट आती है 45,000 रुपये की, 60,000 रुपये की। तो दूसरों ने अपने को दावत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पहले हम दूध में जो है चूर लेंगे रोटी को और उसके बाद उसमें घी डाल के होते मारेंगे, क्योंकि फुकट का माल है। मेरी वो आदत नहीं है। मुझे अगर किसी ने दावत भी दिया, मैं कोशिश करता हूँ उसका ख़र्चा कैसे बचाऊँ। तो अब आप हैरत करोगे, मुझे थोड़ा यहाँ एक दिन रेस्ट करने मिल गया, लेकिन
उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये टिकट मुझे मिली सिर्फ 10,000 रुपये में, मुंबई से लेके तो साउथ कोरिया सियोल तक, और वो है वाया वियतनाम की राजधानी हनोई। तो सुबह में उतर गया था फजर में। उसके बाद एयरलाइन कंपनी आपको सब देती है, आपको रहने के लिए रूम देती है, खाने के लिए पैसे देती है, टोकन देती है आपको। तो वही 10,000 रुपये में हमने आराम भी कर लिए एक दिन। वही 10,000 रुपये में जो है खाने का हमको $10 का टोकन भी मिल गया। और हमारी जो बेचारे हमारे दाई है उन लोगों का फ़ायदा भी हो गया। तो इसलिए जो है ना, दूसरों का भी फ़ायदा आदमी ने सोचना चाहिए कि भाई उनका ख़र्चा कैसे कम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है ना, हर जगह के टिकट आप सस्ते से सस्ते बुक कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, उम्रे का भी अभी मुझे 2 रोज़ पहले किसी ने मैसेज किया था, दिल्ली से वो लोग जा रहे हैं और उनको 7,700 रुपये में कुछ दिल्ली से जिद्दा की टिकट मिली। लोग जो मुझे ये मैसेज करते हैं ना, हमको नहीं मिल रही है, हमको नहीं मिल रही, हमको नहीं मिल रही। एक्चुअल में ऐसे लोगों ने मेरा जो हज 30,000 रुपये में वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें का 2 नंबर वाला वीडियो देखना चाहिए, तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब उसके बाद मैं वीज़ा का भी आप लोगों को बता देता हूँ, वीज़ा और टिकट। तो टिकट का तो मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा जब सर्च किया तो मुझे वाया बैंकॉक भी मिल रही थी, मगर वो भी महंगी थी। वाया कुआलालंपुर मिल रही थी, वो भी महंगी थी। फिर वाया हनोई जो मिली, ये खुद वियतनाम गवर्नमेंट की एयरलाइन कंपनी है, ये मिल गई सस्ते में। इससे सस्ती नहीं मिल रही थी, मैंने और ढूंढा, मगर मैं बोला अब चलो 10,000 रुपये ठीक है, क्योंकि अल्लाह का फजलो करम ये जितने की एयरलाइन टिकट है उससे ज़्यादा पैसे मैंने जुमा के दिन यानी जिस दिन कल मैं जो निकला मुंबई से, तो उससे ज़्यादा पैसे तो मैंने सब्बल स्टिक पैटर्न के एक क्रेट से निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि 1999 वाले जो ज्वाइन बटन के मेंबर्स हैं वो लोग देख सकें। खैर, वीज़ा जो है ना, उसमें एक चीज़ याद रखो आप लोग। अभी मुझे क्योंकि वीज़ा के मामले में मुझे ज़रा थोड़ा सा दिन के हिसाब से, यानी मैंने जो अप्लाई किया था उसके हिसाब से थोड़ा वीज़ा मिलने में जो है ना ताख़ीर हो गई। और ताख़ीर भी इतनी ताख़ीर हुई कि मुझे जुमा के दिन मुंबई इसीलिए आना पड़ा। मेरी फ़्लाइट जो है जुमा के दिन रात में 11:30 थी, लेकिन मैं जुमेरात के दिन घर से निकल गया था दोपहर में। मुंबई आया मैं, अल्लाह हमारे हुज़ैफ़ा भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। वाकई में भी मैं समझता हूँ ऐसा दोस्त या ऐसे लोग जिसको ज़िंदगी में मिल जाए ना, उसको दुनिया के दौलत की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे हमारे हुज़ैफ़ा भाई, मैं ज़्यादा उनका ज़िक्र इसलिए नहीं करता हूँ मेरे वीडियोज़ वगैरह के अंदर, क्योंकि आजकल नज़र का लगना ये आम है। तो दोस्तियों को भी नज़र लग जाती है, कभी कभी रिश्तेदारियों में भी नज़र लगती है। मियाँ बीवी भी ज़्यादा मोहब्बत ज़ाहिर करे तो उसको भी नज़र लग जाती है। इसलिए मैं हुज़ैफ़ा भाई की मोहब्बत को या उनके खुलूस को और उनकी दोस्ती को हमेशा छुपा के रखता हूँ, ज़्यादा जिक्र नहीं करता। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मुंबई स्टेशन उतरने से लेके तो मेरे वापस एयरपोर्ट पे पहुंचने तक वो पूरे सफ़र में मेरे साथ रहे। और कल जुमा के दिन सुबह वो मेरे साथ में, पहले तो मैंने जहाँ से अप्लाई किया था वो एजेंसी जो है उनके ऑफिस में हम पहुँचे, जो वीज़ा का एजेंट है वहाँ बैठे कम से कम घंटा भर, उससे सारी बातचीत की है। उसने कहा कि नहीं तुम लोग कॉन्सुलेट मत जाओ और मेरी ज़िम्मेदारी है, मगर वो कुछ कर नहीं रहा था। वो सिर्फ फ़ोन के ऊपर बोल बच्चन चल रहे थे उसके, कि वो भी उन लोगों से फ़ोन पे ही बात कर रहा था। तो हमने ये तय किया, हमने बोले नहीं भाई, हम वहाँ धरना दे के बैठेंगे कॉन्सुलेट पे, और हमारे साउथ कोरिया के जो हमारी टीम है वो लोग खुद कॉन्सुलेट वालों से बात करेंगी और बोलेंगे कि हमारा बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं बोला कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने वैसा ही किया, हम लोग चले गए कॉन्सुलेट में जाके बैठ गए और वहाँ हमने इन्फॉर्म कर दिया हमारी टीम को। वो लोग वहाँ से लगे हुए थे, कॉन्सुलेट वालों ने भी जो है 2-3 बार देखे कि भाई ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जुमा की नमाज़ तक हम वहीं बैठे रहे। और जुमा की नमाज़ के लिए फिर हम लोग जो है जब उनका भी लंच टाइम होता है, वो टाइम पे जो उनका जो कॉन्सुलेट का जनरल होता है, उसने भी हम लोगों को देखा कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इंतज़ार के अंदर। तो उसके बाद में हम लोग नमाज़ के लिए चले गए। अब नमाज़ को जब गए तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि उस टाइम पे उनका मैसेज मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा आपका इशू हो चुका है
और लंच के बाद में आप जाके जो है अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह फिर हम लोग वापस जुमा की नमाज़ वगैरह से फारिग हुए। 2 बजे दोबारा से कॉन्सुलेट ओपन होता था, वहाँ पे गए तो हमको बस 10 मिनट हम बैठे हुए होंगे कि फ़ौरन उन्होंने हमको बुलाए, पासपोर्ट हमारा हैंड ओवर कर दिए और वीज़ा हमको मिल गया अल्लाह के फजल करम से। बड़ी खुशी हुई। तो इसमें एक चीज़ याद रखो, अभी ये जो हमको वहाँ बैठना पड़ा जाकर, उसका रीज़न क्या हुआ? उसका रीज़न सिर्फ ये हुआ कि एक्चुअल में बहुत सारे मुल्कों को जैसे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यूएई जाता हूँ ना, तो मैं अकबर ट्रैवल से वीज़ा अप्लाई करता हूँ। अकबर ट्रैवल्स का आपने नाम सुने होंगे। उनके यहाँ पे सुबह में अप्लाई किए ना तो शाम तक वीज़ा आ जाता, और आज अप्लाई किए तो कल तक वीज़ा आ जाता, क्योंकि अकबर ट्रैवल्स जो है ना वो एकदम यानी जेन्युइन बोलेंगे या क्या बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी के अंदर, एकदम जो है ना वो एकदम उन लोगों के ताल्लुकात भी वैसे है और वो लोगों का कामकाज वगैरह जो है एक नंबर है, जिसकी वजह से यूएई है और बाकी अरब मुल्कों वगैरह के वीज़ा उनके यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये अच्छा, उसके अलावा दूसरे भी जो ममालिक हैं, अब जैसा मलेशिया का वीज़ा है वो हम ऑनलाइन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे मुल्कों में तकलीफ़ नहीं आती, यहाँ तक कि शेनेगन वीज़ा भी है, वो वीएफएस से आप अप्लाई करो, वीएफएस पुणे में है। अब ये जो वीज़ा है ना, साउथ कोरिया हो गया, ऐसे जो कॉन्सुलेट मुंबई में है और वीएफएस से उनका टाई अप नहीं है, वीएफएस वाले जो है सिर्फ जो दिल्ली चेन्नई वाले हैं उन लोग और कोलकाता वाले हैं वो लोग साउथ कोरिया के लिए वीएफएस से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मुंबई पुणे वालों के लिए वीएफएस नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि मैं क्योंकि सबसे पहली मरतबा जब मैंने अप्लाई किया था तो डायरेक्ट मैं आया था मुंबई। अब मेरे भी मसले हैं छुट्टी के, मैं भी ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई तो एक दिन मेरे सैलरी में से 6 से 6,500 रुपये जो है कट हो जाते, यानी जितने वीज़ा का ख़र्चा है उससे डबल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या करते हैं, जो एजेंट है, बहुत सारे हैं ऐसे मार्केट के अंदर, वो लोग आपको घर बैठे डोर टू डोर सर्विस देते हैं। तो दूसरी मरतबा मैंने वैसा ही किया था, तो यही सेम एजेंट ने जो है घर से मेरा पासपोर्ट ले जाके घर पे मुझे पासपोर्ट लाकर दे दिया था वीज़ा के साथ। ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने अभी तीसरी मरतबा भी उसी को दिया, मगर अप्लाई करने में देरी हो गई और देरी के अलावा लोड उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, कॉन्सुलेट वालों के ऊपर भी। पहले बहुत कम लोग जाते थे कोरोना के पहले, अब उसके बाद में बाढ़ आ गई हुई है वहाँ पे जाने वालों की भी, साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एजेंट की भी उतनी गलती नहीं समझी जाएगी, क्योंकि उसने अप्लाई करके 10 दिन हो चुके हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वीज़ा हमारा आ जाना चाहिए था 10 दिन के अंदर अंदर, लेकिन 10 दिन हो चुके थे, उसके बावजूद भी वीज़ा नहीं आया। तो पता चला कि भाई उन्होंने अभी मुद्दत उसकी बढ़ा दी है, 10 से 15 दिनों तक आपको मिल सकता है। 15 दिन बोले तो मेरा तो टिकट है बुक किया हुआ ऑलरेडी, अब वीज़ा अगर नहीं मिलेगा तो टिकट का नुकसान होगा इसके अंदर, और मैंने छुट्टी लेके रख दिया हुआ था पहले से ही। तो ये सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें, परेशानियां थी। तो मैंने कहा कि भाई अभी इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कॉन्सुलेट वालों से रिक्वेस्ट की जाए, दरख्वास्त की जाए कि भाई मेरी आज का आज फ़्लाइट है, अगर आज आपने पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं किए तो फिर मेरा सफ़र तो रह जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस भी जो है मंडे से शुरू होने वाली है। अब अगर आप मंडे को यहाँ बुलाओगे, क्योंकि जुमा के बाद शनिचर इतवार 2 दिन छुट्टी है, अब 2 दिन छुट्टी होने के बाद पीर को अगर वहाँ जाएंगे तो फिर वीज़ा लेके सफ़र कब करेंगे। तो मैंने ये सारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, उन लोगों को मैंने भी एक ईमेल किया था जिसके अंदर मैंने डिटेल में उनसे रिक्वेस्ट किया। फिर हमारी जो साउथ कोरिया की टीम है वो लोग भी लगे हुए थे, और हुज़ैफ़ा भाई बेचारे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे वो उनकी अपनी दुकान छोड़कर, अपना जो है कामकाज छोड़कर, वो भी सुबह से मेरे साथ में ही वो भी बैठे हुए थे। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को कबूल करे। मैं समझता हूँ उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से जुमा के टाइम पे इनका मैसेज आ गया कि पासपोर्ट लेके चले जाओ, और जुमा के बाद में मैं गया और पासपोर्ट उन्होंने हैंड ओवर किए। फिर आए हम माशाअल्लाह हुज़ैफ़ा भाई के घर पे खाना वगैरह खाकर, फिर वहाँ से उन्होंने वापस मुझे छोड़ दिए आराम से, इत्मीनान से। जो है रात में जो मेरी फ़्लाइट थी, मैं बैठ के अभी फ़िलहाल हनोई वियतनाम के कैपिटल में, यहाँ पे भी आज एक दिन गुजारने का मौका मिला, एक दिन जो है ये मुल्क के अंदर भी।
अब यहाँ से हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से। तो बस यही चीज़ याद रखो, अब किसी भी मुल्क का आप नए से वीज़ा अप्लाई करोगे तो रूल्स रेगुलेशंस देख लो। जैसे पहले साउथ कोरिया के लिए 8 से 10 दिनों के रूल्स रेगुलेशंस थे, अब उन्होंने बढ़ा के 10 से 15 दिन कर दिए। तो ऐसे ही हर मुल्क के चेंज हो चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वीज़ा के भरोसे पे रहो, या वीज़ा की डेट बदल गई हो, या उसका ड्यूरेशन बदल गया, या डॉक्यूमेंट्स भी चेक करो उसमें भी क्या क्या तब्दीलियाँ आ गई हुई हैं। तो खैर ये थी देखो हमारे टिकट और हमारे वीज़ा की कारगुजारी। अब हम आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त। अब इंशाअल्लाह साउथ कोरिया पहुंचने के बाद वहाँ से भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे हमारा सफ़र कैसे चल रहा है और कहाँ किन किन लोगों से वहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही है। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।